नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है और दूसरा दिन हंगामेदार भी रहा। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर हंगामा किया है और आज बात हम विधानसभा की इस कार्यवाही को लेकर ही करेंगे। विपक्ष के हंगामे की भी बात होगी और इसके साथ ही बजट पर भी आज हम बात करने जा रही हैं, क्योंकि हंगामे की वजह से कांग्रेस के सभी विधायक आज दिन भर के लिए निलंबित कर दिए गए। निलंबित विधायक लगातार सदन के अंदर हंगामा करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। कल उत्तराखंड के वर्ष 2022 से 23 का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बजट पर हर किसी की नजर है। बजट को लेकर एक तरफ जहां सरकार ने आम लोगों से ऑनलाइन सलाह ली है, तो वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ कई बैठकों के बाद बजट को हरी झंडी दी है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाना तय है। युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ने की उम्मीद है। वैसे भी देश में 2024 लोकसभा का चुनाव है, इसलिए कहा जा रहा है कि बजट लोक लुभावन होगा। बजट में जोशीमठ के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जा सकता है। बेरोजगार युवाओं की नौकरी और रोजगार को लेकर बजट में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने, चारधाम यात्रा, किसानों की आमदनी बढ़ाने को मद में बजट का प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि बजट सत्र के पहले दिन 16 पन्नों के अभिभाषण में राज्यपाल ने धामी सरकार के भावी विकास का विजन रखा। उन्होंने कहा कि सरकार सशक्त उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के विश्वास के अनुरूप 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अभिभाषण में विभागवार चल रही विकास योजनाओं को रखा। बहरहाल, रोजगार की तलाश में जुटा प्रदेश का युवा वर्ग सरकार के इस बजट का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। युवाओं की बहुत सी उम्मीदें सरकार के बजट प्रस्ताव से जुड़ी हुई हैं। बजट से प्रदेश और प्रदेश के लोगों का भविष्य तय होगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो बजट से पहले सरकार के विकास का रोड मैप ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र तैयार होंगे। जैविक उत्पादों के बाजार के लिए सभी जिलों में जैविक आउटलेट खोले जाएंगे। इसके साथ ही गोट वैली के बाद अब 5 जिलों में कुक्कुट वैली योजना भी शुरू होगी। नेशनल डिजिटल लाइव स्टेक मिशन योजना का जिक्र भी होगा। यूएस नगर चंपावत, देहरादून, हरिद्वार में शुरू गंगा गाय महिला डेयरी योजना के तहत दुधारू पशु इकाई बनाने के लिए अब 75% अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही छोटी नदियों और गदेरों में जल संवर्धन के लिए चेक डैम और स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं। टनकपुर में अत्याधुनिक सैनिक विश्राम गृह बनाया जा रहा है। मानस खंड मंदिरमाला मिशन योजना के तहत 48 में से पहले चरण में 16 मंदिरों की अवस्थापना सुविधा विकसित होगी। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और दर्शन के लिए टोकन की सुविधा भी होगी। जागेश्वर महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत विकास होगा। साथ ही साहसिक गतिविधियों के लिए 20 नए स्थलों का विकास होगा। गांवों के विकास, ग्राम पंचायत संतृप्तिकरण योजना शुरू होंगी। इसके साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति भी लाई जाएगी। साथ ही देहरादून में 1050 वाहनों के लिए पार्किंग भी बनेगी, जिससे कि व्यवस्था और बेहतर हो सके। जीएमवीएन केएमवीएन की परिसंपत्तियों को का विनिवेश होगा। इसके साथ ही नए पर्यटन क्षेत्र भी बढ़ेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानी पहुंचे और पर्यटन की संभावनाएं और आगे बढ़ सकें, जिससे कि प्रदेश का विकास भी हो। तो तमाम सारी बातें इस बजट से जिनकी उम्मीदें आम जनता को हैं, युवा वर्ग को हैं, किस तरह से इस बजट पर फोकस आने वाले चुनाव को देखते हुए किया जाएगा, प्रदेश के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, आम जनता की सुविधाओं के लिए किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, अस्पतालों में क्या सुविधा मिल सकती है, शिक्षा की क्या सुविधा मिल सकती है, पर्यटन को लेकर क्या हो सकता है, ये सबकी नजरें अब इस पर टिकी हुई हैं।
हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता सुरेश जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सुरेश जोशी जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। उम्मीद अलग अलग सेक्टर के लोगों को है इस बजट से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में, पर्यटन को लेकर खासकर क्या कुछ उम्मीदें हम कर सकते हैं? चूंकि आने वाला बजट बेहद लोक लुभावन होगा, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप 2024 को लेकर इस बजट को बना रहे हैं। आवाज कम कर देना देखिए। सुरेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है सुरेश जी तक अभी कनेक्शन नहीं हो पाया है। एक बार फिर से मैं सुरेश जी के पास जाऊंगा। हम जब तक मथुरा दत्त जोशी साहब के पास चलते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? दत्त साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी, मिल रही है। जी जी नमस्कार। जी जी, ठीक है सर। मैं शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। बजट आने वाला है जी। सर, बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से हैं। विपक्ष होने के नाते आप लोग भी उम्मीद लगाकर बैठे होंगे। प्रदेश की जनता के मुद्दों को चूंकि लगातार आप लोग उठा भी रहे हैं, किस तरह की उम्मीद आप लोगों की इस बजट से है? निश्चित रूप से बजट आ रहा है सरकार का, जिसका बजट है इस सरकार के कार्यकाल में ही। और हमें उम्मीद है कि बहुत सी चीजें इस बजट में समावित होंगी। बेरोजगारों की समस्या का समाधान करेंगे। कोशिश होगी कि सरकार अगर चाहेगी तो महंगाई में कुछ लगाम लगा सकती जी। है। इस तरह से जो काम हो सकता है उसमें कुछ काम हो सकते हैं, कुछ नई योजनाओं का समावेश उसमें हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत प्रदेश सरकार के सामने है कि बजट कहाँ से आएगा, क्या रिसोर्सेज रहेंगे वित्त के मामले में। आपका वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल चरमरा रखा है इस प्रदेश में। इस प्रदेश में घाटे की अर्थव्यवस्था है। इस प्रदेश में जितना आप कमाते नहीं है उससे दुगना आप खर्च कर देते हैं। उतने आपके खर्चे नॉन प्लान के खर्चे जाते हैं, प्लान के खर्चे के लिए पैसा नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीजों में सरकार इस तरीके का लाभ ये कैसे इनकी व्यवस्थाएं करती है, क्योंकि चुनौतियां सरकार के सामने है, निश्चित रूप से है। शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, विद्युतीकरण का क्षेत्र है, सड़कों का निर्माण है, पीएमजीएसवाई के अतिरिक्त राज्य योजना और जिला का भी निर्माण होना है। कई कई जगह पर नए डिग्री कॉलेजेस खुलने हैं, नए विद्यालय खुलेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थिति बड़ी ही खराब है, वहां पर आपके पास स्टाफ नहीं है। तो कई चीजें हैं। सरकार देखिए क्या करती है, क्योंकि जन कल्याणकारी सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार है तो जनता के हित में क्या क्या सोचती है, किस तरीके से अपनी जनता को देती है। और उम्मीदें हैं कि इस सरकार से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार से अभी तक तो कोई वित्तीय इमदाद नहीं मिल पाई है। जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो जरूर भारत सरकार उनको पैसा देती है, 90-10, 70-30 के अनुपात में, 80-20 के अनुपात में उसको पैसा मिलता है। बाकी पैसा की व्यवस्था प्रदेश सरकार को करनी होती है। मुझे लगता है कि ये बजट इनका 65,000 करोड़ से अधिक का बजट जाएगा, जहां तक जो अनुमान है विगत वर्षों का हम देखते हैं। तो मुश्किल से 30,000 करोड़ की सरकार की इनकम है, सरकार का अपना वित्तीय है। तो 30,000 करोड़ 35,000 करोड़ अतिरिक्त सरकार को जुटाने होंगे। उस दिशा में देखते हैं सरकार क्या काम करती है। आने वाला बजट देखो सरकार का क्या रहता है, माननीय वित्त मंत्री जी के पिटारे से क्या नया उत्तराखंड के लिए खुलता है, ये आने वाला समय बताएगा। कल तक का इंतजार करते हैं, देखिए सरकार किस तरीके से बजट में क्या क्या नई योजनाएं, क्या क्या प्रावधान करती है। ठीक है दत्त साहब, आप बने रहिए मेरे साथ। सुरेश जोशी जी भी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? सुरेश जोशी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम लगातार सुरेश जी हमारे साथ जुड़े, ताकि हम उनसे समझ पाएं कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड में किस तरह से, किस नीति के तहत
विकास को लेकर क्या रोड मैप लोगों का तैयार हो रहा है इस बजट के जरिए। एक बार फिर से हम दत्त साहब के पास चलते हैं। मथुरा दत्त जी, एक बार फिर से आपके पास में आ रहा हूं। पर्यटन को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हम रखते हैं उत्तराखंड में, विकास पर्यटन को लेकर हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले ताकि प्रदेश की प्रगति हो। जोशीमठ को लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ स्पेशल पैकेज मिल सकता है इस बजट के जरिए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो आपको चुनौतियां क्या नजर आती हैं और सरकार के सामने क्या कुछ है जो पर्यटन को बढ़ावा हम देना तो चाहते हैं, लेकिन उन चुनौतियों के जरिए मुश्किल थोड़ी हो सकती है? कौन सी वो चुनौतियां हैं दत्त साहब? सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, चारधाम यात्रा की चुनौती है, आपने पर्यटन की बात कही है। जी इन्होंने ये कहा था कि 2017 का अगर इनका बजट आप देखेंगे भारतीय जनता जी प्रोडक्ट की बात इन्होंने की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन की बात की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की था, जी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन बनाएंगे कहा था। लेकिन अभी तक मेरी समझ में नहीं है, मैंने देख कहीं ऐसा नहीं मिला कि इन्होंने कोई डेस्टिनेशन तैयार किया हो। और पर्यटन के लिए भारत सरकार से भी इमदाद नहीं है। जो आपके पास का है, जो ब्रिटिश काल में आपके पास बन के तैयार का सबसे तैयार आ रहा है। नैनीताल की बात है, नैनीताल पुराना ही शहर है, रानीखेत पुराना ही शहर है। कोई नया ऐसा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप नहीं कर पाई सरकार जिसमें हम कहें कि बहुत कुछ काम हुआ हो। ये चाहे इनकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, मैं बहुत साफ कहूंगा। लेकिन विगत 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन्होंने नारा दिया था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन, कहीं मुझे नहीं लगता है कि ये सब काम किया है। और पर्यटन की निश्चित रूप से अपार संभावनाएं हैं आपके पास, धार्मिक है, डोमेस्टिक पर्यटन की भी है। तो उस दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता था इस प्रदेश में, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। देखिए इस बजट में ये क्या व्यवस्था, मैंने कहा ना, आपको सबसे बड़ी आपके सामने दिक्कत है कि वित्तीय प्रबंधन आपका कैसा रहता है, कितना धन आप जुटाते हैं, कहाँ से आप लाते हैं। जो मेजर पोर्शन आपका आपके पास जो धनराशि आती है वो जीएसटी से आती है, केंद्रीय करांश जो हमारा होता है, करों का अंश हमारा होता है, वो हमारे पास आता है। उससे बहुत कुछ हमको उससे फायदा, उससे हमारी जो वित्तीय व्यवस्था चलती भी है। लेकिन जो हमको अब वर्तमान में 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा था नए कर प्रणाली में, कुछ नई जो व्यवस्थाएं जीएसटी में हुई है, उसके कंपनसेशन की बात सरकार ने नहीं की है। सरकार हमको 5,000 पड़ी है, लेकिन उसमें कहीं सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा कि सरकार ने उसमें कोई धनराशि हमको नहीं दी है जी और एक जरूर सरकार ने मंदिर माला योजना हमारे यहाँ चलाई है। अब उसके लिए कहाँ से धनराशि आएगी, क्या व्यवस्थाएं सरकार करेगी, ये देखने की बात है। देखते हैं आने वाले समय में कितना कुछ सरकार कर पाती है। आपने जोशीमठ की बात की है, निश्चित रूप से जोशीमठ बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। और सरकार ने जो अभी 2-3 दिन पहले सरकार का बयान आया था कि 2,000 करोड़ का हम प्रोजेक्ट बना के वहां भेज रहे हैं केंद्र के पास, लेकिन मेरी जो सूचना है कि 6,000 करोड़ के लगभग सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया। देखिए आपको शिफ्टिंग भी करनी होगी, रिहेबिलिटेशन उनका करना होगा, नया जोशीमठ आपने बनाना है, उसके लिए आपको अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चुनौती है सरकार के सामने, इसको कोई दो राय नहीं, बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपने पूरा शहर शिफ्ट करना है। 4,000 से ज्यादा के घर आप शिफ्ट करोगे वहां से, उनको कंपनसेशन भी दोगे उन घरों को। तो इसके लिए अब केंद्र सरकार के स्तर पर क्या वार्तालाप चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी दिल्ली में है, तो ये तो देखते हैं आने वाले समय में क्या पता, लेकिन है। और अकेले अगर आप जोशीमठ की शिफ्टिंग करते हैं तो मेरा जो मानना है, जो मैंने अनुमान लगाया, क्योंकि आप 4,000 घरों का अनुमान लगा लीजिए। अब अगर आप एक घर में एक व्यक्ति को अगर 10 होटल है जो भी शिफ्टिंग में आप 10 लाख का भी एवरेज लगाते हो, तो आप लगा लीजिए कि इतना कितना करोड़ रुपया आप कहाँ से लाएंगे। उसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4,000 घरों को आप शिफ्ट करोगे। तो सरकार के सामने है चुनौती। हमारी तो मांग थी कि सरकार
25,000 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार से जोशीमठ के मामले में डिमांड करे, मांग करे और सरकार से कहे कि हमें नया जोशीमठ बना के दे, भले केंद्र सरकार बनाए, तो उसमें कोई आपत्ति हमको नहीं है। लेकिन सरकार कहाँ से, बड़ी चुनौती है और जो वित्तीय घाटा पाटने की है वो हम हर हमेशा कर्ज लिए जा रहे हैं। पर अब 1.25 लाख करोड़ के लगभग का कर्ज आपके ऊपर हो गया है इस प्रदेश में, जो अगर हम लमसम कर्ज देख रहे हैं तो 1,25,000 करोड़ के लगभग के प्रदेश सरकार ने बाहर से मार्केट से कर्जा लेकर आप अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देते हैं। यहाँ ये सीमा आपकी यहाँ पहुंची, आप कैसे इस कर्ज को उतारोगे, ये सब चीजें देखने की हैं। देखते हैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे से क्या मिलता है। उम्मीद तो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, हम भी अच्छे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब सरकार का अपना वित्तीय प्रबंधन और मुख्यमंत्री की होशियारी क्या दिखाती है, क्या उनका कौशल है इस तरीके से काम को निपटाने का, वो उसमें निर्भर करेगा। तो कल देखते हैं क्या आता है। ठीक है, दत्त साहब आप बने रहिए। सुरेश जोशी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? सुरेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी सुरेश जी, आप बोलिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुरेश जी, आप अनम्यूट करिए, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए एक बार। सुरेश जी, अनम्यूट करके देखिए सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम मथुरा दत्त जी के पास चलते हैं। दत्त साहब, मैं फिर से आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है युवाओं पर फोकस करना भी। अक्सर हम इस बात को कहते और सुनते हैं कि युवाओं के लिए उत्तराखंड में आखिर क्या है, उनको पलायन करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। पहाड़ों की जवानी, पहाड़ों का पानी कब उत्तराखंड के युवाओं के काम आएगा, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। इन पर फोकस करने के लिए सरकार काम कर सकती है, और इसके लिए आपको चुनौती क्या नजर आती है? चूंकि कांग्रेस की सरकार भी उत्तराखंड में रही है, भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड में रही है, आप तो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, अच्छे तरीके से प्रदेश की जो परिस्थितियां उनको समझते हैं, तो युवाओं के लिए क्या और किया जा सकता है? निश्चित रूप से देखिए, आप के लिए बहुत कुछ करने की सरकार को आवश्यकता है। 40,000 के लगभग सरकारी विभागों के पद रिक्त पड़े हैं। सरकार कहती है कि हम 22,000 24,000, आपने देखा होगा विगत वर्ष में हम देखें मुख्यमंत्री 22,000 कहते हैं, एक मुख्यमंत्री 24,000 कहते हैं, एक मुख्यमंत्री 25,000 सरकारी पद हम भरेंगे जी। ठीक है, प्रक्रिया चली, आपने देखा कितना बड़े घोटाले सामने आए हैं, पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो रोजगार देने की, चाहे वो संगठित क्षेत्र में रोजगार दें, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में रोजगार दें, लेकिन सरकार को इस ओर काम करना चाहिए। इस विगत हम 5 वर्षों का 6 वर्षों का अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो कोई बड़ी इंडस्ट्री स्थापित करने में यहाँ सफल नहीं हुई है। इसकी सरकार कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं ला पाई जिससे हम पैसे रोजगार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर हो, चाहे वो एमएसएमई का सेक्टर हो, चाहे आप उसको भारी उद्योग की बात कर लीजिए, आप और जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी दे रहे थे, हमारे तो सरकारी चीनी मिलें थी, उन चीनी मिलों को भी ये बेचने का काम भी सरकार कर रही है। सितारगंज की चीनी मिल बेचती है, कहाँ से आप रोजगार दोगे? लाख आप देखिए 9 लाख के लगभग आपके पास बेरोजगार, 9 लाख के लगभग। बहुत से लोग कोरोना काल में आपके प्रदेश में आए हैं, वो बेरोजगार है, उनकी कहीं अभी तक सुनवाई नहीं है। जरूर सरकार ने कुछ सेक्टर में काम अच्छा किया, जैसे सोलार प्रोजेक्ट लगाने की बात करी है, लेकिन उसमें भी बड़ी दिक्कत है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मैंने भी एक प्रोजेक्ट लगवाए, उन लोगों को मदद की, लेकिन उरेडा अलग कहता है, बिजली विभाग अलग परेशान करता है। अब कल मैं पढ़ रहा हूँ, कल अखबारों में जो राज्यपाल के भाषण में कि सिंगल विंडो सिस्टम हम चालू करेंगे। देखते हैं सरकार कितनी करती है। होम स्टे बनाने की बात है,
आप बताइए, होम स्टे के लिए हमको 143 करना पड़ता है। पहले जमीन को जी कृषि की जमीन है तो अकृषिकरण करेंगे, 6 महीने उसमें लग जाता है, साल भर लग जाता है। फिर कोई फंडिंग करने के लिए कोई एजेंसी ऐसी तैयार नहीं है। कितना सरकार सरलीकरण करेगी, कितनी व्यवस्थाएं करेगी, स्वरोजगार की बात आप कितना कर पाओगे, कहाँ कौन सी पॉलिसी सरकार लाएगी, ये देखने की बात है। क्योंकि ये बड़ी चुनौती है। बस 18 लाख के लगभग आपके पास बेरोजगार इस प्रदेश में, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, जो मेरा अपना आंकड़ा है। जी। आप तो समझदार है, होशियार आदमी, आप भी अनुभव करते होंगे कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है इस प्रदेश की। इस राज्य की उत्पत्ति ही बेरोजगारी से हुई। जो आंदोलन हुआ था राज्य में बेरोजगारी को लेकर, आंदोलन, रोजगार के लिए आंदोलन हुआ था, लेकिन आज तक उसमें हम उस दिशा में बहुत कुछ नहीं कर पाए। कहीं तिवारी जी के समय में जरूर कुछ इंडस्ट्री हमारी आई, हम उसी में आज भी डिपेंड है। उन्हीं में जो रोजगार, उनमें भी जिसमें छटनी हो रही है, कोई हट रहा है कहीं कुछ रहा। देखो फार्मा सेक्टर में आप एक नई इंडस्ट्री सरकार नहीं ला। बहुत से इस प्रदेश को कहा था हम शिक्षा का हब बनाएंगे, ठीक है, विद्यालय खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, नए आपने कोई इसका विकास नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। हाँ। देखते हैं युवाओं को रोजगार देने की। ठीक है दत्त साहब, सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी सुरेश जी, मथुरा दत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि काम तो आप लोगों को बहुत करना है, लेकिन आर्थिक तौर पर एक बड़ी चुनौती आपके सामने है। कैसे आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, जो उम्मीद आप लोग जनता के लिए जता रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं? पर्यटन की बात हो, शिक्षा की बात हो, युवाओं के लिए बात हो, होम स्टे का जिक्र दत्त साहब कर रहे थे, बहुत सारी चीजें जोशीमठ को लेकर। तो कैसे आप लोग इन चुनौतियों से पार पाते हुए इस बजट में कुछ बेहतर कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जहां तक आपने बजट पे चर्चा की। हेलो जी जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हमिंग बहुत ज्यादा है, हमिंग बहुत ज्यादा। मैं सर इसको ठीक कराता हूँ। सुरेश आप बोलिए सर। हाँ, देखिए आपने बजट पे बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने जब हम 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था, जो चुनौतियां उत्तराखंड की थी, वो सभी चुनौतियां हम लोगों ने रखी थी। उन चुनौतियों में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने बेरोजगारी की थी, तो बेरोजगारी के पटल पर जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार काम कर रही है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम तीनों फॉर्मेट पे, चाहे वो राजकीय फॉर्मेट हो हमारा गवर्नमेंट सर्विसेज का, चाहे हमारा प्राइवेट फॉर्मेट हो, चाहे हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेटों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हम कर चुके हैं। उसके लिए जो पद हमारे रिक्त हैं, वो ऐसे पद रिक्त हैं कि जिसमें पहले से ही वित्त की व्यवस्था है, वित्त की व्यवस्था के आधार पर पद रिक्त हैं। उन रिक्त पदों को सरकारी तौर पर हम लोग भरेंगे। जहां तक देखिए प्राइवेट सेक्टर की मैंने बात की, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस बार की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उत्तराखंड की, वो 40% से बढ़ करके 47.6 गई है, यानी 40% से बढ़ करके 47% रह गई है। तो यानी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है। तो नेचुरल है कि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है तो वहां पर कर्मचारियों की भी जरूरत होगी, वहां पर वो जो है जीएसटी के रूप में आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, तो वो हमको वहां पर भी हमको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि हमारे रेवेन्यू लॉसेज भी इस साल जो ये बजट में हम लोग रखेंगे, तो रेवेन्यू लॉसेज हमारे कम है कंपेरिजन टू अदर ईयर। और साथ ही साथ जो है कि हम जीएसटी के रूप में जो हमको कर सकता है, उसमें भी हमारी बढ़ोतरी इस बार बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, वो भी एक मतलब उत्तराखंड के लिए है। और उसके साथ साथ जो भारत सरकार की योजनाएं हैं टूरिज्म में, भारत सरकार ने हमको एक अच्छा पैकेज सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए उत्तराखंड के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से हमको मिला है जी। और साथ ही साथ जो है बहुत ऐसे फील्ड हैं, चाहे हेल्थ का फील्ड है, चाहे रोड का फील्ड है, चाहे आपके अभी हमको जो है पालन में जो हमारे मत्स्य पालन बड़ा सक्सेसफुल हम लोगों का चल रहा है, उद्यानीकरण हमारा बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। तो उद्यानीकरण और मत्स्य में दोनों प्रोजेक्टों में भारत सरकार से भी हमको पैसा मिल रहा है, अदर एजेंसी से भी हमको पैसा मिल रहा है। समथिंग हमको जायका से 800 करोड़ रुपया
उत्तराखंड की बागवानी को और ठीक है। करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए हमने 800 करोड़ रुपए का जायका से पैसा लिया है। यानी ऐसे हम पर बहुत सारी योजनाएं हैं कि जिन योजनाओं को उत्तराखंड में धरातल पर चलाने के लिए हमको पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है और हमने उसका जो है कि ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। अब प्रश्न ये होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपनी टेक्नोक्रेसी को मजबूत करके आपको साल 2 साल के अंदर दिखाएंगे कि जो हमने कहा है कि 2025 का जब रजत जयंती वर्ष आएगा तो रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड जो है कि एक समृद्ध और एक जो है कि उन्नत और एक अपना जो है कि देश का अग्रणी राज्य जो है कि उत्तराखंड होगा। ठीक है सर, चलिए उम्मीद हम कर रहे हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जरा उनसे हम अपडेट लें कि आखिर बजट को लेकर कैसी तैयारी। अभिषेक, क्या आप देख रहे हैं उत्तराखंड में उत्साह लोगों में कितना और सरकार की तैयारी क्या है? बिल्कुल, देखिए उत्साह भी है और उम्मीद भी है। लोगों को इंतजार है कि जो जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास एक पूरा रोड मैप है, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और आने वाला जो बजट है वो उससे जो है राज्य में कई ऐसी योजनाएं देखने को मिलेंगी जिससे जो है राज्य का जो राजस्व है वो भी बढ़ेगा और लोगों तक भी इसका लाभ मिलेगा। तो लोगों को उसी का इंतजार है। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो बढ़ता हुआ कर्ज है उसको सरकार किस तरह से ले, उसको कम किस तरह से करे। हालांकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि उनके पास पूरा रोड मैप है और जो वित्त मंत्री हैं वो भी कह चुके हैं कि आने वाला जो बजट होगा उसमें कर्ज को देखते हुए और जो राजस्व की जो भी किस्तें केंद्र से मिल रही हो या फिर अलग अलग जो विभाग है उनसे जो पैसा आ रहा है उस पैसे को किस तरह से योजनाओं में यूज करना है वो ध्यान रखा जाएगा और जो आने वाला जो बजट कर्ज है वो भी कम से कम लिया जाए, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार के सामने चुनौती है और इंतजार है केवल बजट का जो उम्मीद लोग बनाए हुए हैं वो उस पर सरकार कितना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। सुरेश जोशी जी, आपका बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। मथुरा दत्त साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद लोगों को तो है, अलग अलग सेक्टर्स के लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए इस बजट से। देखना होगा कि क्या खास इस बजट में उत्तराखंड वासियों के लिए होता है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।